तो हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे प्रिवेंशन ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, कैसे प्रिवेंट करेंगे इसको, जिसमें मैंने बात की थी कि मैंने पहली बात तो प्रिवेंशन होता क्या, प्राइमरी प्रिवेंशन के बारे में मैंने बताया था। कोई डिजीज़ होती है, डिजीज़ काज होने से पहले ही उसको प्रिवेंट करना क्या कहलाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन उसको कहेंगे। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन इसमें मेनली क्या करते हैं, जैसे कि बीसीजी वैक्सीन के बारे में बताए थे कि बीसीजी वैक्सीन क्या होती है, जिसको हम बैसिलस कॉमेट ग्यूरिन कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने की वैक्सीन समझ लो दी जाती है। एटीन्यूएटेड वैक्सीन रहती है, उसमें एटीन्यूएटेड लाइव बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। कौन से बैक्टीरिया रहते हैं, तो मैंने बताया था माइकोबैक्टीरियम बोविस। ठीक है, उसको क्योंकि वो वीकेंड स्ट्रेन से, उसके जो वीकेंड स्ट्रेन रहता है उससे बनाई जाती है ये वैक्सीन। ठीक है, तो उसको इन्फेंट्स में या फिर जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें उनको सीवियर ट्यूबरकुलोसिस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, देते हैं बीसीजी का वैक्सीन देते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके ट्यूबरकुलोसिस काज नहीं होगी। ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस से तो उनको 100% प्रोटेक्शन नहीं देगी, लेकिन हाँ जो अदर ट्यूबरकुलोसिस होती है, जैसे मेनिंजाइटिस हो गई, ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस या मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस हो गई, उनकी कॉम्प्लिकेशंस को या उनके रिस्क को काफ़ी वो कम कर देती है। ठीक है, इसके अलावा कब देते हैं इसको, तो मैंने बताया था गिवन एट ए टाइम ऑफ बर्थ के समय इसको देंगे। कब देंगे, बर्थ के टाइम देंगे, या कह सकते हैं उसके 1 साल के अंदर ही उसको देना रहता है फिलहाल। ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी में दिया जाएगा, जिससे क्या होगा उसके अंदर एक प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी और उसके अंदर डिजीज़ काज नहीं होगी। ठीक है, प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम सीवियर ट्यूबरकुलोसिस, तो मैंने बताया इसमें क्या हो गया, जैसे मिलेरी ट्यूबरकुलोसिस हो गया या फिर ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस हो गया, तो ऐसी डिजीज़ से वहाँ पे कह सकते हैं उसके रिस्क को यहाँ पे कम कर देता है। तो ठीक है, सीवियर ट्यूबरकुलोसिस से बचाने का काम करता है। सेकेंड है अर्ली डिटेक्शन। तो अर्ली डिटेक्शन मतलब ट्यूबरकुलोसिस के इनिशियल स्टेज में हम क्या कर लेंगे, वहाँ पे आइडेंटिफाई करके और उसको डायग्नोस करके वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में ही आएगा। स्क्रीन प्यूपिल विथ कफ लास्टिंग मोर देन 3 वीक्स। तो यहाँ पे जो ऐसे पर्सन जिसके 2 वीक से ज़्यादा होने पर कह सकते हैं लगातार कंटिन्यू 2 वीक से ज़्यादा हो गए हैं उसको कफ आते हुए, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, तुरंत ट्यूबरकुलोसिस की उसकी हम स्क्रीनिंग करवाएंगे। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टेस्ट होते हैं जैसे करवाए जाते हैं, जैसे मैंने इसके पहले भी बताया, स्पूटम एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, सीबी नॉट टेस्ट करवा सकते हैं। तो अलग अलग टेस्ट रहते हैं जिनको हम करवा करके वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि परसिस्टेंट कफ आ रहा है ट्यूबरकुलोसिस ही होगा। ठीक है, लेकिन एक कह सकते हैं एक वार्निंग साइन कह सकते हैं रहता है ट्यूबरकुलोसिस का। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डायग्नोसिस प्रिवेंट स्प्रेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो अर्ली कन्फर्मेशन हो जाएगा उसके तुरंत बाद क्या करेंगे, वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे टीटी दे देंगे, एंटी ट्यूबरकुलिन, वहाँ पे टॉक्सोइड जो रहता है उसको दिया जाता है, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होंगे वो वहाँ पे उनकी मल्टीप्लिकेशन नहीं काज कर पाएंगे और उनको कह सकते हैं किल करने के लिए, ठीक है, दिया जाता है वहाँ पे। तो इससे क्या होता है, वहाँ पे जो पेशेंट की कह सकते हैं वहाँ पे इन्फेक्टिवनेस होती है वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी और वहाँ पे वो ट्रांसमिट नहीं कर पाएगा अदर दूसरे पर्सन में, वहाँ पे फैमिली हो गया, फ्रेंड हो गया, उनमें ट्रांसमिट जल्दी से नहीं होगा। नेक्स्ट है कंप्लीट ट्रीटमेंट की बात करें। जब हम उसको उसको एंटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट देंगे, ठीक है, तो वो क्या करना चाहिए, उसको कंप्लीट थेरेपी लेनी चाहिए। जो एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी होती है, टीटी कोर्स होता है, उसको क्या करना चाहिए, अप्रॉक्स वही 6 मंथ का रहता है, उसको बीच में छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि मोस्टली होता क्या है, अगर आप उसको बीच में ही छोड़ देंगे या प्रॉपर वहाँ पे मेडिसिन नहीं लेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे कुछ जो ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग रह जाते हैं, वहाँ पे लिविंग फार्म में प्रेजेंट रहेंगे और वो वहाँ पे दोबारा इन्फेक्शन काज कर देगी। ठीक है, और जब दोबारा इन्फेक्शन काज होगा तो वहाँ पे जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, MDR ट्यूबरकुलोसिस करते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे जो एंटी ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, थेरेपी है, उसको क्या करेंगे, उसका कंप्लीट कोर्स लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होंगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इसके अलावा डिजीज़ रिलैप्स का रिस्क भी वहाँ पे कम हो जाएगा और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस होने की प्रॉबिलिटी भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें होती, इसीलिए वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस होना चाहिए, ट्यूबरकुलोसिस का जो ट्रीटमेंट होना चाहिए वो
कंप्लीट थेरेपी वहाँ पे लेनी चाहिए। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी हाइजीन्स के। रेस्पिरेटरी हाइजीन्स में क्या होता है, रेस्पिरेटरी हाइजीन्स का मतलब जो कफ है, स्नीज है, उसके थ्रू वहाँ पे प्रिकॉशंस, उसको प्रिकॉशन करना, ऐसी टेक्निक्स अपनाना जिससे क्या हो वहाँ पे जो इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट्स होती हैं वो वहाँ पे इन्वायरमेंट में ना फैलें, ठीक है। क्योंकि अगर वो इन्वायरमेंट में जाएंगी तो वो क्या करेंगी, अदर पर्सन के अंदर वहाँ पे ट्रांसमिट कर सकती हैं। क्योंकि मैंने बताया भी था जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है ये कैसी है, एयरबॉर्न डिजीज है जो कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू वहाँ पे ट्रांसमिट होती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे जो रेस्पिरेटरी हाइजीन्स होती हैं वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन को ज़्यादा इफेक्टिव ढंग से उसको प्रिवेंट कर सकती हैं, ठीक है। तो अब इसमें करेंगे क्या, तो सबसे पहले कवर माउथ एंड नोज व्हाइल कफिंग है और स्नीजिंग। तो अगर पेशेंट जिसके ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन है, अगर वो कफिंग या स्नीजिंग करता है तो हमेशा क्या करना चाहिए, उसको माउथ या नोज पे टिशू से या फिर जो हैंड करचिप्स रहती है या फिर कह सकते हैं उसको एल्बो से ढक लेना चाहिए, ठीक। इससे क्या होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा उसके जो ड्रॉपलेट्स में वहाँ पे इन्वायरमेंट में नहीं स्प्रेड होगा, ठीक है। और जिससे क्या जो अदर पर्सन है उसके अंदर भी डिजीज़ काज होने का रिस्क वहाँ पे कम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वेयर अ मास्क इफ़ इन्फेक्शियस, अगर पेशेंट इन्फेक्शियस स्टेज में है तो उसे क्या करना चाहिए, सर्जिकल मास्क पहनना चाहिए। अगर सर्जिकल मास्क पहनेगा तो जो ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या होंगी, वहीं पे इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगी, केवल मास्क के अंदर ही वहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे पर्सन जो जैसे जो वहाँ पे हॉस्पिटल्स में हैं या पब्लिक प्लेसेस पे हैं या क्राउडेड एरिया हैं, वहाँ पे उनको क्या करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। जिससे क्या होगा, अगर वो स्नीजिंग कफिंग या कह सकते हैं वहाँ पे करते हैं, स्पीक करते हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो इन्वायरमेंट में कह सकते हैं वो माइक्रोब्स नहीं स्प्रेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है डिस्पोज ऑफ स्पूटम सेफली। तो क्या करेंगे, इसके अलावा जो स्पूटम है, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, अगर वो स्पूटम है उस स्पूटम को उसको क्या करना चाहिए, जो ओपन एरिया होगी वहाँ पे उसको नहीं थूकना चाहिए, नहीं तो क्या होगा वहाँ से फिर बैक्टीरिया स्प्रेड हो सकते हैं, ठीक है। तो जो स्पूटम होगा, स्पूटम को कवर्ड कंटेनर या फिर कोई डिजाइंड स्पूटम कप हो उसके अंदर उसको क्या करना चाहिए, डिस्पोज करना चाहिए। जिससे क्या होगा, जो बैक्टीरिया हैं वो इन्वायरमेंट को कंटेमिनेट नहीं कर पाएंगे और वहाँ पे कम्युनिटी में ट्रांसमिट भी नहीं होगी बैक्टीरिया, ठीक है। कह सकते हैं स्प्रेड होगी नहीं तो वहाँ पे ट्रांसमिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, रेस्पिरेटरी हाइजीन्स के थ्रू हम इसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या क्या कर सकते हैं, हम BCG वैक्सीन दे सकते हैं। इसके अलावा अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट एंटी ट्यूबरकुलिन थेरेपी दे सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट ट्रीटमेंट लेंगे जिससे क्या होगा वहाँ पे हम बैक्टीरिया का कह सकते हैं जो कम्युनिटी होगी, कम्युनिटी वहाँ पे हेल्दी रहेगी, उसके अंदर वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गुड वेंटिलेशन। तो गुड वेंटिलेशन मतलब जहाँ पे जो पेशेंट रह रहा है उसका रूम कैसा होना चाहिए, वहाँ पे वेंटिलेटेड होना चाहिए, फ्रेश एयर और वहाँ पे सर्कुलेशन कह सकते हैं उसका अच्छा होना चाहिए। क्योंकि जो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी ही एयरबॉर्न डिजीज है, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होंगे वो एनवायरनमेंट में वहाँ पे छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके फार्म में वहाँ पे प्रेजेंट रह सकते हैं। अगर वहाँ पे रूम वेंटिलेशन होगा तो जो इन्फेक्टेड एयर होगी वो बाहर निकल जाएगी और फ्रेश एयर अंदर आएगी। इससे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होंगे वहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन वहाँ पे कह सकते हैं रूम के अंदर वहाँ पे जो उनकी कंसंट्रेशन होगी बैक्टीरिया की वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कम होगी, ठीक है। अब जब बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन वहाँ पे कम होगी तो जो इन्फेक्शन का रिस्क रहेगा, इन्फेक्शन के ट्रांसमिशन का जो रिस्क रहेगा वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो जो गुड वेंटिलेशन होता है ये भी कह सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा ओपन वुंड्स, ठीक है, ओपन विंडोज, ठीक है। विंडो जो होगा तो वो भी क्या करेंगे, ओपन रखेंगे। सेम वही कंडीशन है जिससे क्या होगी, फ्रेश एयर वहाँ पे रूम के अंदर एंटर करेगी और वहाँ पे जो इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स होंगी बाहर निकल जाएंगी और वहाँ पे एयर क्वालिटी बेहतर रहेगी, वहाँ पे बैक्टीरिया का एक्सपोजर कम रहेगा। जब बैक्टीरिया का एक्सपोजर कम होगा तो वहाँ पे डिजीज ट्रांसमिशन होने के चांसेस भी रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इंश्योर सनलाइट इंटर्स रूम। इसके अलावा जो जिस रूम में वहाँ पे पेशेंट रह रहा है उस रूम में भी क्या होना चाहिए, वेंटिलेशन के साथ साथ वहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर भी अच्छा होना चाहिए।
क्योंकि सनलाइट में क्या रहती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज रहती हैं, और अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। मोस्टली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने में हेल्प कर सकती हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होना चाहिए, वहाँ पे अगर सनलाइट अच्छे से आ रही है तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम रहेगी और जो इन्वायरमेंट होगा और ज़्यादा हेल्दी बना रहेगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी जो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए बेस्ट माना जाता है। इसी कारण से अगर पेशेंट का रूम वहाँ पे नेचुरल सनलाइट इंटर कर रही है तो वो उसके लिए यूज़फुल होगा। इसके अलावा अवॉइड ओवर क्राउडिंग, तो ऐसा एरिया, ओवर क्राउडिंग का मतलब होगा जो रूम है या हाउस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पर्सन एक साथ नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर वहाँ पे इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स बहुत ज़्यादा हैं तो ज़्यादा लोग वहाँ पे इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो ट्रांसमिशन का रिस्क होगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, वहाँ पे कम से कम वहाँ पे लिविंग स्पेस अच्छा होना चाहिए और कम से कम वहाँ पे क्राउडिंग होनी चाहिए, ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे जो वेंटिलेशन अच्छा है, लिविंग स्पेस अच्छा है, क्राउडेड एरिया नहीं है, तो वहाँ पे जो डिजीज़ के प्रिवेंशन के चांसेस बढ़ जाएंगे, वहाँ पे डिजीज़ काज होने के चांसेस वहाँ पे कम हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्दी लाइफ स्टाइल। हेल्दी लाइफ स्टाइल मतलब जो वो क्या करे, ऐसा जो पर्सन है वो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करे। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा जिससे क्या होगा, उसकी बॉडी वहाँ पे जो इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से वहाँ पे फाइट कर सकती है, उससे कैपेबिलिटी बढ़ेगी लड़ने की बैक्टीरिया से, ठीक है। इससे वहाँ पे जो बैक्टीरिया का एक्सपोजर होगा वो भी रिड्यूस होगा। तो अगर इम्यून सिस्टम वहाँ पे स्ट्रांग है तो जो ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है वो एक्टिव डिजीज़ में डेवलप होने की प्रोबेबिलिटी वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है, वो कम से कम वहाँ पे बैक्टीरिया स्प्रेड कर पाएगा पूरी बॉडी में। तो अब इसको कैसे हेल्दी लाइफ स्टाइल को बना सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल में बैलेंस्ड डाइट, ठीक, बैलेंस डाइट अगर वहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और हेल्दी फैट ले रहे हैं, विटामिन्स ले रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, और तो इससे क्या होगा, जो अगर हम जो अच्छा न्यूट्रिशन ये सारी चीज़ें बैलेंस अमाउंट में ले रहे हैं तो इससे जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो स्ट्रांग होता है, ठीक है। जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, बॉडी की जो टिश्यू रिपेयरिंग प्रॉपर्टी होगी वो भी अच्छी होगी और वहाँ पे जो इन्फेक्शन से रजिस्टिविटी होगी वो बढ़ेगी। इसीलिए वहाँ पे बैलेंस डाइट से क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है, रिकवरी हो सकती है, ठीक है, और वहाँ पे काज होने की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेगुलर एक्सरसाइज। तो रेगुलर एक्सरसाइज से क्या होगा, हमारी बॉडी की फिटनेस हो गई, लंग की कैपेसिटी हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बढ़ेंगी, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो जो हमारा इम्यून फंक्शन होगा वो भी स्ट्रांग होगा, स्ट्रेस कम होगा, ओवरऑल हेल्थ कह सकते हैं हमारी इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो जो एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होगा उसको केवल एक्सरसाइज जो करना है वो डॉक्टर के अनुसार लेगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट वीक हो जाता है और वहाँ पे तो एक्सरसाइज उसको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें कर सकता है, एक्सरसाइज नहीं करेगा क्योंकि वहाँ पे पर्सन वीकनेस उसके होती है और ज़्यादा एक्सरसाइज वहाँ के लिए उसके लिए घातक हो सकती है, ठीक। नेक्स्ट है एडिक्यूट स्लीप। एडिक्यूट स्लीप कह सकते हैं वहाँ पे जो पर्सन है उसको प्रॉपर वहाँ पे नींद लेनी चाहिए, प्रॉपर स्लीप करना चाहिए, जिससे क्या होगा, उसका जो मेंटल हेल्थ होगी वो भी अच्छी होगी और रिपेयरिंग प्रॉपर्टी अच्छी होगी, इम्यून फंक्शन बढ़िया होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जो स्लीप लेने से क्या होगा, जो इन्फेक्शन रहेगा, इन्फेक्शन से फाइट करने की सेल की कह सकते हैं इफेक्टिविटी वहाँ पे बढ़ती है और बॉडी वहाँ पे फास्ट रिकवर भी करेगा। तो अगर देखा जाए तो एक जो नॉर्मल पर्सन है, हेल्दी पर्सन कह सकते हैं, एडल्ट पर्सन, उसको 7 to 8 आवर की नींद लेनी ही चाहिए, ठीक है। इसके अलावा स्टॉप स्मोकिंग। अगर कोई पर्सन वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग से क्या होगा, वहाँ पे जो उसकी नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होती है लंग्स की वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि जो सिगरेट या कोई चीज़ जिस स्मोकिंग हम कर रहे हैं, स्मोक से क्या होता है, जो हमारी लंग्स में सीलिया, वहाँ पे जो ट्रकिया है, ब्रोंकाई, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, वहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट रहती हैं उनको ये इफेक्ट करता है, ठीक, उनको नुकसान पहुंचाता है। मेनली क्या सीलिया का फंक्शन क्या होता है, ये जो म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ है या फिर कोई बैक्टीरिया हो गया उसको एक्सपेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब जब वहाँ सीलिया प्रेजेंट ही नहीं है, जिससे क्या होगा, वहाँ जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा वो लंग्स में आसानी से एंटर कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे कह सकते हैं जो स्मोकिंग होगी वो ट्यूबरकुलोसिस
अगर किसी के है तो उसके ट्रीटमेंट को भी, उसके रिस्पांस को भी ये कम कर देती है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट भी प्रॉपर वहाँ पे नहीं हो पाएगा और वहाँ पे लंग डैमेज हो सकता है, ठीक है। इसीलिए स्मोकिंग क्या करेंगे वहाँ पे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अवॉइड एल्कोहल। एल्कोहल भी क्या रहेगा, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करता है। तो और जब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा तो हमारा जो न्यूट्रिशन होगा वो भी इफेक्ट होगा। तो इसीलिए जो अल्कोहल होता है मोस्टली हमारे कौन से आर्गन को डैमेज करता है, लीवर को, ठीक है। लीवर को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स रहती हैं ये भी क्या करती हैं, लीवर पर इफेक्ट डाल सकती हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो अल्कोहल है, अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। जिससे क्या होगा, वहाँ पे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और वहाँ पे कह सकते हैं सेल्फ ट्रीटमेंट भी सुनिश्चित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हेल्दी लाइफ स्टाइल अगर हम रखते हैं, जिससे क्या होगा, हेल्दी लाइफ स्टाइल से, हेल्दी इन्वायरमेंट से क्या होगा, वहाँ पे वेंटिलेशन अच्छा हो रहना चाहिए, जिससे वहाँ पे जो उसकी लंग की हेल्दी लंग इन्वायरमेंट रहेगा, गुड वेंटिलेशन रहेगा, तो वहाँ पे पर्सन की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, रिस्क भी कम हो जाएगा इन्फेक्शन का, ठीक है। और जब रिस्क होगा इन्फेक्शन का, कम रिस्क होगा, तो हेल्दी पर्सन रहेंगे तो वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस का ट्रांसमिशन है वो भी रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंट्रास्ट कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग की। कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग का मतलब होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट है उसके कांटेक्ट में जो पर्सन्स हैं वहाँ पे, ठीक है, वो कितना यहाँ पे कितने लोग हैं जो कि क्या कर सकें, वहाँ पे मेडिकल एवेल्यूएशन कर सकें वहाँ पे, और ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन उनके हुआ है या नहीं हुआ, ये चीज़ें वहाँ पे पता कर सकें कि कितने लोग हैं वहाँ पे जिनके ट्यूबरकुलोसिस वहाँ पे डेवलप हो गया है उनके कांटेक्ट में आने पे, ठीक है। क्योंकि जो मैंने बताया कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होती है, तो पेशेंट के आसपास जो रहने वाले उनके फैमिली मेम्बर हो गए या फिर जो क्लोज फ्रेंड्स हो गए कांटेक्ट में जो उनके होंगे, उनके भी इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा होना चांसेस हो जाते हैं। तो कांटेक्ट स्क्रीनिंग में यही करेंगे कि जो उनके फैमिली मेम्बर्स हैं या तो जो हैं उनको क्या करेंगे, वहाँ पे अर्ली डिटेक्शन उनके करेंगे, जिससे क्या होगा, वो फर्दर डिजीज़ ट्रांसमिशन को हम रोक सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस होल्ड मेम्बर्स एंड क्लोज कॉन्टैक्ट शुड बी इवेलुएटेड फॉर ट्यूबरकुलोसिस एंड ट्रीटेड इफ़ इंडिकेटेड। तो मैंने बताया वहाँ पे क्या होगा, अगर वहाँ पे जो उनके कांटेक्ट में हैं जो पर्सन वहाँ पे पहले से ही इन्फेक्टेड है ट्यूबरकुलोसिस से, और वहाँ उसके साथ में जो फैमिली मेम्बर्स या क्लोज फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, या फिर जो क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, उन लोगों का क्या करेंगे, वहाँ पे हम मेडिकल इवैल्यूएशन करेंगे, जिसमें क्या हो सकता है, उनकी हिस्ट्री ले सकते हैं, उनका फिजिकल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे है, स्पूटम कल्चर है, या फिर माउंटेक्स टेस्ट है, जो भी टेस्ट होते हैं वो हम करवा करके वहाँ पे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, जब हम इवैल्यूएट कराएंगे तो उसमें हमको ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन या फिर एक्टिव डिजीज़ की कंफर्म भी हो जाएगा कि वहाँ पे ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे स्प्रेड हो गया है। अगर हो गया है तो तुरंत ही उनका हम अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर वहाँ पे क्योंकि अगर लेटेंट स्टेज में ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन है तो क्या कर सकते हैं, हम उसको प्रिवेंटिव थेरेपी दे करके उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जिससे कि जो फ्यूचर में उसके फिर से एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस ना डेवलप हो, ठीक है। तो ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन के अंदर हम पढ़ें। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है, तो मैंने बताया था डिजीज़ अगर वहाँ पे हो गई है, अगर मान लिया वहाँ पे डिजीज़ काज हो गई है, तो उसको अर्ली स्टेज में हम क्या करें, डायग्नोस कर लें, उसको आइडेंटिफाई कर लें और उसका तुरंत ट्रीटमेंट शुरू कर दें, ठीक है। जिससे कि क्या वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या डिसेबिलिटी हैं, ठीक है, और जो ट्रांसमिशन डिजीज़ ट्रांसमिशन की प्रोबेबिलिटी है उसको क्या कर सकें, हम प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। तो मेनली पर्पज़ यही रहता है सेकेंडरी प्रिवेंशन का कि उसको हम क्या करें, अर्ली डायग्नोस कर सकें और इमीडिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें, ठीक है। जिससे क्या हो, वहाँ पे जो डिजीज़ है उसको स्प्रेड होने की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाएगी और पेशेंट को क्या कर सकें, हम तुरंत रिकवर भी कर सकेंगे, उसके जो रिकवरी उसकी हो जाएगी वो भी तुरंत हो जाएगी। तो अब इसमें क्या क्या करेंगे, तो सबसे पहले अर्ली डायग्नोसिस, ठीक है। अर्ली डायग्नोसिस मतलब अगर पेशेंट कोई है, उसके परसिस्टेंट कफ आ रहा है, फीवर है, वेट लॉस हो रहा है, नाइट स्वेट कंडीशन है, तो ये जो मेन सिम्टम्स हैं अगर वहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, तो तुरंत क्या करेंगे, हम मेडिकल इवैल्यूएशन कराएंगे, उसके टेस्ट करवाएंगे,
तो टेस्ट करवाने के बाद, टेस्ट करवाने का मतलब हो गया अर्ली हम डायग्नोसिस करेंगे, जिससे क्या होगा वहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया होगा उसको हम जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा वहाँ पे ट्रीटमेंट डिले भी नहीं होगा और तुरंत वहाँ पे सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट। तो मेनली जो ट्यूबरकुलोसिस होगा अर्ली स्टेज में उसको डायग्नोस करके कंफर्म हो जाएगा तो तुरंत ही क्या करेंगे हम वहाँ पे एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी देना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जितनी जल्दी वहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा बैक्टीरिया उतनी ही जल्दी डिस्ट्रॉय होगा और वहाँ पे सिम्टम्स भी उतनी जल्दी रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन होगा वो भी घटेगा और पेशेंट की जो इफेक्टिवनेस है वहाँ पे इन्फेक्सिवनेस है, जितना इन्फेक्शन काज या इन्फेक्शन काज करने की वहाँ पे एक्सपोजर भी कम होगा। ठीक है, डिक्रीज करेगा वहाँ पे। ठीक, इसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस का भी रिस्क कम हो जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं अर्ली ट्रीटमेंट करके हम ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग। इसके अलावा जो बैक्टीरिया, जो पर्सन के वहाँ पे बैक्टीरिया काज हुआ है, सॉरी जिस पर्सन के वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस काज हुई है उसके कांटेक्ट में जितने भी वहाँ पे उसके कांटेक्ट में आए होंगे इंडिविजुअल्स, उन सब की क्या करेंगे स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, तो इससे स्क्रीनिंग करने से क्या होगा, तो मेनली ये काम किसका रहेगा, हेल्थ केयर वर्कर का रहता है। ठीक है, तो वो पेशेंट से कंफर्म करेगा किस किस पर्सन के कांटेक्ट में वो लंबे समय तक रहा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या करेगा, उनको कांटेक्ट करके वहाँ पे उनकी स्क्रीनिंग करेगा, जो पर्सन वहाँ पे कांटेक्ट में आए हैं। जब कांटेक्ट स्क्रीनिंग करेंगे तो वहाँ पे अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन हुआ तो वहाँ पे उनकी हम डायग्नोसिस करके उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन चेन को हम वहाँ पे तोड़ सकते हैं, जिससे क्या होगा, ऐसा नहीं एक पर्सन से दूसरे पर्सन से तीसरे पर्सन में वहाँ पे स्प्रेड हो रही है। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वहाँ पे जब करेंगे तो उससे क्या होगा, ट्रांसमिशन को हम तोड़ सकते हैं। इसके अलावा फॉलोअप स्पूटम टेस्टिंग। तो फॉलोअप स्पूटम टेस्टिंग का मतलब हुआ जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उसको हम डेली वहाँ पे जो टेस्ट दे रहे हैं, जिससे कि हम वहाँ पे ये पता लगा सकें कि जो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी है वो इफ़ेक्टिवनेस है, उसकी इफ़ेक्टिव है कि नहीं है, मतलब उसको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करवाते हैं, वहाँ पे फॉलोअप के लिए स्पूटम टेस्टिंग करवाई जाती है। तो वहाँ पे अगर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं स्पूटम में, ठीक है, तो अभी समझ लो वहाँ पे ट्रीटमेंट बाकी है, पुअर ट्रीटमेंट हुआ है, अभी ट्रीटमेंट फेलियर की कंडीशन है या फिर ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशंस है। ठीक है, और अगर वहाँ पे पॉजिटिव नहीं आता है तो मतलब वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं है और वहाँ पे ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो रहा है। ठीक है, तो इसीलिए फॉलोअप स्पूटम टेस्टिंग करते हैं, जिससे क्या हो, उसमें हम क्या देखते हैं, जो ट्रीटमेंट की प्रोग्रेस कितनी है। ठीक है, उसको हम मॉनिटर करते रहेंगे और फ्यूचर मैनेजमेंट की भी कर सकते हैं उसका फर्दर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टर्सरी ट्रीटमेंट, टर्सरी प्रिवेंशन की। टर्सरी प्रिवेंशन में होता क्या है, जो डिजीज़ काज हो गई है किसी के बाद कंटिन्यू लॉन्ग टर्म से वहाँ पे डिजीज़ काज है, उसके कॉम्प्लिकेशंस है, डिसेबिलिटी होगा, उसको अब वहाँ पे रिड्यूस करना। ठीक है, मान लिया अच्छे से डिजीज़ काज हो गई है क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, इसके बाद क्या करेंगे वहाँ पे, इसके बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ना होने पाए, पेशेंट डिसेबल ना होने पाए, उसको कम करना और पेशेंट को क्या करना, नॉर्मल लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। ठीक है, तो उसको इसीलिए करते हैं कि कम से कम उसके एक्सपोजर को, बैक्टीरिया का जो एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो गया है उसको रिड्यूस करना। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट रहते हैं जिनमें इन्फेक्शन तो ठीक हो जाता है लेकिन वहाँ पे लंग्स में परमानेंट डैमेज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फाइब्रोसिस या फिर कैविटी का फार्मेशन हो जाता है, लंग के फंक्शन भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाते हैं। इसलिए जो टर्सरी प्रिवेंशन रहता है इसका मेनली पर्पज़ यही रहता है कि कॉम्प्लिकेशंस को जितना कम से कम कर सकें, लंग्स के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकें और वहाँ पे जो पेशेंट है उसकी फिजिकल फिटनेस को हम बढ़ा सकें। ठीक है, जिससे क्या हो, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज हो सके और वहाँ पे रिलैप्स प्रिवेंट हो सके। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या क्या, सबसे पहले पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन। तो पल्मोनरी रिहैबिलिटेशन का मतलब क्या होगा, जो कंप्रेसिवनेस है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, लंग्स के फंक्शन को, ब्रीदिंग कैपेसिटी को और फिजिकल एंडोरेंस को और ज़्यादा वहाँ पे इम्प्रूव कर सकें।
ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे कि हम क्या करवा सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं, चेस्ट की फिजियोथेरेपी हो गई, फिजिकल एक्सरसाइज ट्रेनिंग दे सकते हैं, पेशेंट को एजुकेट कर सकते हैं डिजीज़ के बारे में, और वहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन जो टेक्निक्स रहते हैं उनके बारे में हम पेशेंट को अवेयर कर सकते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा, जो पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन अगर हम करवाते हैं तो उससे वहाँ पे ब्रीदलेसनेस कम होगी, वहाँ पे पेशेंट को ब्रीदलेसनेस नहीं फील होगी। ठीक है। क्योंकि एक्सरसाइज क्या करती है, वहाँ पे टॉलरेंस को बढ़ाती है, डेली एक्टिविटी करना वहाँ पे धीरे धीरे आसान हो जाएगा, और वहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है। और वहाँ पे जो लंग्स हैं, लंग्स में भी परमानेंट डैमेज नहीं होगा। ठीक है। लंग्स में भी परमानेंट डैमेज नहीं होगा। ठीक है। तो उस डैमेज को अगर मान लिया क्रोनिक कंडीशन हो गई है, डैमेज हो गया है, तो उसको भी धीरे धीरे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशनल सपोर्ट। तो न्यूट्रिशनल सपोर्ट पेशेंट को क्या करेंगे, वहाँ पे बैलेंस डाइट हो गई वो देंगे, जिससे जो उसकी बॉडी है, बॉडी की जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी वो पूरी हो जाएगी, उसकी रिकवरी फास्ट होगी, उसकी इम्यूनिटी वेट बूस्ट होगी। मेनली क्या होता है, देखा भी होगा, जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हैं उनमें क्या होगा, वेट लॉस हो जाता है, मसल वेस्टिंग की कंडीशन डेवलप होती है, जितने भी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनकी डिफिशियंसी हो जाती है। तो क्या करेंगे, ऐसे पेशेंट में वहाँ पे हम डाइट को शामिल करके, वहाँ पे हाई प्रोटीन्स डाइट दे करके, या फिर हाई कैलोरी फूड को दे करके हम क्या कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं। विटामिन्स रिच फूड देंगे, और वेजिटेबल्स हो गए, आयरन, जिंक हो गया, तो ये सारी दे करके क्या करेंगे, हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा करके हम इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, उनके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर सकते हैं। ठीक है। जिससे क्या होगा, उसकी मसल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और इसके अलावा जो लंग्स में टिश्यू डैमेज हो गए हैं उनको हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। तो तब जिसमें क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो जाती हैं मेनली ट्यूबरकुलोसिस में, तो उसको तुरंत हम क्या करेंगे, ट्रीटमेंट दे करके कॉम्प्लिकेशंस को हम बचा सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन में जैसे क्या होता है, प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन डेवलप हो जाती है, लंग फाइब्रोसिस हो गया, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन हो गई, हेमोप्टाइसिस हो गया, रेस्पिरेटरी फेलियर, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो कि वहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट के डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मेडिकल या फिर सर्जिकल मैनेजमेंट करके उसको हम वहाँ पे डिसेबिलिटी या फिर मोर्टेलिटी रेट दोनों को हम रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फॉलोअप। तो लॉन्ग टर्म फॉलोअप मतलब जो ट्रीटमेंट हम दिए हैं, ठीक है, ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद भी जो पेशेंट रहेगा, पेशेंट को हम टाइम टाइम पर क्या करेंगे, उसका मेडिकल इवैल्यूएशन करते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम करके वहाँ फॉलोअप ले करके क्या कर सकते हैं, उसके रिलैप्स को हम जल्दी से पता लगा सकते हैं। और इसके अलावा अगर वहाँ पे लंग्स के फंक्शन हैं, अगर उसमें कोई एबनॉर्मलिटी है तो उसको हम उसका असेसमेंट कर सकते हैं। ठीक। इसके अलावा जो लेट कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको भी हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है। और कह सकते हैं उसकी ओवरऑल हेल्थ को हम कह सकते हैं मॉनिटर कर सकते हैं। ठीक है। तो हम फॉलोअप में क्या करेंगे, बहुत सारे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो करवा सकते हैं, जैसे कि चेस्ट एक्सरे करवा लें, स्पूटम एग्जामिनेशन करवाते रहते हैं। ठीक है। और उसका पीएफटी जो टेस्ट रहता है, जिसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो करवा सकते हैं। और प्लस इसके अलावा उसका जो न्यूट्रिशनल असेसमेंट होता है, ठीक है, वो कर सकते हैं। तो इससे क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें करेंगे तो वो सारी चीज़ें करके हम वहाँ पता लगा सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को हम क्या करेंगे, वहाँ पे दोबारा अगर वहाँ पे देखते हैं, अगर उसको कफ आ रहा है, फीवर आ रहा है, या फिर वेट लॉस हो रहा है, या फिर उसके हीमोप्टाइसिस जैसे सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो तुरंत हम क्या करेंगे, उसको रीएवैल्यूएट करेंगे। रीएवैल्यूएट करने के बाद उसको हम कॉम्प्लिकेशंस को उसको देखेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसके अनुसार उसको हम वहाँ पे फिर से ट्रीटमेंट देना शुरू करते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आज हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम पेशेंट एजुकेशन के बारे में, लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में।